अ, आगे देखो लीगल रूल्स एज टू कंसिडरेशन है कि कंसिडरेशन अगेन एक कंसिडरेशन कब वैलिड होगी जब वो कुछ चीज़ें कुछ रूल्स को फॉलो करेगी, है ना। कोई देखो पहली चीज़ मस्ट बी, जो याद है मैंने पहला अभी पॉइंट जो ऊपर बताया था कि इट शुड बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमाइजर या प्रोमिसर वट, कि प्रोमिसर के अलावा किसी की मर्ज़ी पे अगर आपने कोई वो कंसिडरेशन दी या कुछ किया या कुछ ना किया जो भी, तो उससे आप कंसिडरेशन नहीं बोल सकते। वो प्रोमिसर की ही मर्ज़ी पे हुआ है तो ही कंसिडरेशन है, ठीक है। कि एन एक्ट डन एट द डिज़ायर ऑफ द थर्ड पार्टी इज़ नॉट कंसिडरेशन। तो यहाँ पे केस आता है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव का। यहाँ पे क्या है, एक बंदा है, उसने एक मार्केट कंस्ट्रक्ट करी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रिक्वेस्ट पे। मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो था वहाँ का, उसने रिक्वेस्ट करी कि भैया आप एक मार्केट कंस्ट्रक्ट करो, और ए ने उसके कहने पे मार्केट बना ली, अपनी कंस्ट्रक्ट कर ली। तो वहाँ पे जिस जिन जिन लोगों ने वहाँ की फिर शॉप्स को फिर एक्वायर किया, उन्होंने बोला कि आपकी, क्योंकि उसकी मार्केट है ना, तो वो बोला कि हम जो भी आर्टिकल्स बेचेंगे उस पर आपको कुछ परसेंट का कमीशन दे देंगे। अब यहाँ पे कमीशन उन्होंने नहीं दिया, तो वो ए ने फिर जिसने मार्केट वो करी थी वो करी, फिर उसने उस पर केस कर दिया कि इन्होंने मुझे कमीशन नहीं दिया जो इन्होंने प्रॉमिस किया था देने को। लेकिन कोर्ट ने बोला कि ये आपका जो प्रॉमिस था, कि जो आप कह रहे हो कि आपका एक प्रॉमिस था कि वो कमीशन देंगे, वो कमीशन को हम कंसिडरेशन नहीं मान सकते, क्योंकि वहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच और उनके बीच हुआ ही नहीं। आपने थर्ड पार्टी के बोलने पर वो मार्केट खड़ी करी थी जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, ना कि उन लोगों के बोलने पर जो वो आप मांग रहे हो उनसे कंसिडरेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ए ने केस किया, तो इट वाज हेल्ड दैट प्रॉमिस वाज नॉट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, क्योंकि मार्केट वाज कंस्ट्रक्टेड नॉट एट द रिक्वेस्ट ऑफ शॉपकीपर्स बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यानी कि जो आप यानी कि थर्ड पार्टी के कहने पर कुछ हुआ है, तो आप फिर उनसे नहीं मांग सकते हो कमीशन। इसके बाद एक टॉपिक आता है चैरिटेबल या रिलीजियस कॉज के लिए जो प्रॉमिस होता है। देखो यूजुअली जैसे मैंने बोला कि कंसिडरेशन दोनों पार्टीज़ की तरफ से होता है, बट मान लो कोई, जैसे कोई चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए कोई, मान लो कोई डोनेशन दे रहा है या कुछ कर रहा है, वहाँ पे दूसरी तरफ की कंसिडरेशन क्या दोगे कि चलो मैं बोल रहा हूँ कि टेम्पल पे मैं 1 लाख रुपए का डोनेशन दूंगा किसी, उसमें मैंने तो 1 लाख रुपए जो दिए वो मेरी तरफ से कंसिडरेशन, उनके उनके लिए वो कंसिडरेशन है। बट अगेन क्योंकि वो एक चैरिटी है तो मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ से आएगा, तो वो कंसिडरेशन उधर से मेरे लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो फिर क्या वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या क्या है। देखो यहाँ पे मेरा प्रॉमिस करना ही कॉन्ट्रैक्ट है। ये केस होता है चैरिटी या रिलीजियस कॉज के लिए, जब भी आप कुछ करते हो तो वो प्रॉमिस, जैसे ही मैं कुछ भी, वो मान लो मैंने बोला कि मैं एक टाइम का खाना स्पॉन्सर करूँगा, तो वो जैसे ही मैंने बोला और मैं कुछ स्टेप्स ले रहा हूँ कि हाँ मैं एक्चुअल में वो करने के लिए कुछ कर रहा हूँ, कि चलो यहाँ से बात की वहाँ से बात की, तो वहाँ पे जो वो प्रॉमिस किया है वही एक तरह से कंसिडरेशन है, ठीक है। ठीक है, इसके इसके रिगार्डिंग एक केस होता है, केदारनाथ बैनर्जी वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस है। इस केस में देखो क्या हुआ था, एक म्यूनिसिपैलिटी थी होवरा म्यूनिसिपैलिटी करके, उन्होंने एक टाउन हॉल खड़ा करना था वहाँ पे होवरा में, तो उन्होंने क्या किया, लोगों से सब्सक्रिप्शंस इनवाइट करना शुरू किया, और बी एक बंदा मान लो, उसने वो साइन किया सब्सक्रिप्शन बुक जो था 100 रुपीज़ के लिए। अब इस प्रॉमिस, क्योंकि इतने सारे लोगों ने सब्सक्रिप्शन जो है उसका वो प्रॉमिस किया, तो उसने उस प्रॉमिस के बेस पे ए, जो उस मान लो वो जो भी था म्यूनिसिपैलिटी उसका एक चेयरमैन था, उस ए ने क्या किया, टाउन हॉल खड़ा करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर हो गया किसी कॉन्ट्रैक्टर से कि हाँ भैया सब्सक्रिप्शन का वो पैसा, जो पैसा चाहिए वो आ चुका है, आप टाउन हॉल कंस्ट्रक्शन जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट में वो आ जाओ मेरे साथ। तो एक वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया टाउन हॉल कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए। लेकिन बी जिसने वो साइन तो कर लिया था, लेकिन उसने जो एक्चुअल अमाउंट थी वो नहीं दी थी। ए ने बी के ऊपर केस कर दिया, यानी जो चेयरमैन था उस म्यूनसिपैलिटी का, उसने उस सब्सक्राइबर के उस पे केस कर दिया कि इसने मुझे पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पे बी ने बोला कि भाई ये मैं कोई वो कंपल्शन थोड़ी है, क्योंकि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, क्योंकि कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, मैं अगर पैसे दे रहा हूँ मुझे बदले में कुछ मिल थोड़ी रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि उसने बोला कि कोई कंसिडरेशन नहीं है तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन कोर्ट ने फिर भी उस ही वॉज हेल्ड लाइबल कि भाई आपको देने पड़ेंगे वो पैसे, क्योंकि ए है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इसी उस पर हुआ है, क्योंकि एक इनडायरेक्टली आपकी ही डिज़ायर थी वो, क्योंकि आपने उस पर साइन किया था कि हाँ टाउन हॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सब्सक्रिप्शन दे देंगे, तो आप ही ने तो साइन किया था, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट ए ने कॉन्ट्रैक्टर के साथ किया है वो आप ही के डिज़ायर पे हुआ है।
तो चाहे वो आप एक थर्ड पार्टी हो उस केस में, लेकिन आपके डिज़ायर पे होगा क्योंकि ये रिलीजियस है, चैरिटेबल पर्पज़ के लिए है, तो यहाँ पे आपको वो अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, एक और केस होता है अब्दुल अजीज़ वर्सेस मौसम अली। इस केस में क्या हुआ कि वो जो मॉस्क था उसके रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन, एक तरह से वो रीबिल्ड जो करना था, उसके लिए कोई कुछ स्टेप्स नहीं लिए गए थे, कुछ किया ही नहीं था, तो वहाँ पे वो लायबल नहीं है। मतलब अगर उस केस में ये उसने प्रॉमिस किया कि मैं 500 रुपये दूंगा इस मॉस्क को बिल्ड करने के लिए, लेकिन फिर केस हुआ क्योंकि उसने वो पैसे नहीं दिए, तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है नहीं दिए, आपको देने थे, लेकिन देने थे मॉस्क के रीबिल्डिंग के लिए। बट मॉस्क रीबिल्ड होने के लिए कुछ हुआ ही नहीं, किया ही नहीं उन अथॉरिटीज़ ने, तो फिर वो क्यों दे वो पैसे। पिछले केस में वो इसलिए हुआ क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ आ गया था कॉन्ट्रैक्ट में, वो टाउन हॉल बिल्ड करने के लिए ही पैसे ले रहा था और वो टाउन हॉल बिल्ड करने का ही कॉन्ट्रैक्ट भी कर चुका था। बट यहाँ पे मॉस्क रीबिल्ड करने का उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ नहीं किया, ना ही कुछ स्टेप्स उसके लिए लिए थे, तो वो फिर किस मुंह से वो मांग रहा है पैसे, जब आप जिस पर्पज़ के लिए लेने थे पैसे वो पर्पज़ ही नहीं कर रहे, फिर वो लायबल नहीं था। तो इस केस में उल्टा हुआ, ही वॉज नॉट हेल्ड लायबल टू पे द अमाउंट, क्योंकि उस रिकंस्ट्रक्शन के लिए कुछ हुआ ही नहीं था, ना ही वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट में आया, ना ही उस रिकंस्ट्रक्शन के लिए कोई स्टेप्स लिए थे उसने। तो यहाँ केस उल्टा हो गया। एक और चीज़ आगे आती है कि प्रॉमिस टू पे द सब्सक्रिप्शन इन ऑर्डर टू मीट अ लाइबिलिटी ऑलरेडी इनकर्ड इज़ नॉट इन्फोर्सेबल। ये समझो, ये थोड़ा अलग चीज़ है कि अगर ये जैसे सब्सक्रिप्शन का प्रॉमिस जो है कि प्रॉमिस टू पे अ सब्सक्रिप्शन इन ऑर्डर टू मीट अ लाइबिलिटी जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, उस केस में वो इन्फोर्सेबल नहीं होती। यहाँ पे केस आता है दोरा स्वामी अय्यर वर्सेस अरुणाचला अय्यर। इस केस में क्या हुआ था कि एक टेम्पल का रिपेयर ऑलरेडी चल रहा था। जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, क्योंकि ज़्यादा पैसे चाहिए थे, तो सब्सक्रिप्शंस फिर इनवाइट की, और एक ने बंदे ने प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं 125 रुपये दूंगा। बाद में उसने वो पैसे नहीं दिए, तो फिर केस हुआ कि वो पैसे नहीं दे रहा, लेकिन कोर्ट ने बोला लाइबल वो नहीं है, आप रिकवरी नहीं कर सकते हो 125 रुपये की, क्योंकि ये जो केस होता है सब्सक्रिप्शन का, वो प्रॉमिस करता है और आपको देना पड़ता है, वो उस केस में होता है या तो आपने ठीक है कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उसके लिए, और नया कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब पहले पैसे इनवाइट करो, फिर वो साइन करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हाँ हम पैसे देंगे, उस बेसिस पे आप उस कॉन्ट्रैक्ट पे आते हो। अगर ऑलरेडी कुछ चल रहा होता है, यानी कि एक ऐसी लाइबिलिटी के लिए आप पैसे ले रहे हो जो ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब इट इज़ नॉट अ फ्रेश लाइबिलिटी, तो उस केस में वो नहीं होता, आप नहीं ले सकते पैसे। तो इस केस में यही हुआ, नो रिकवरी वॉज अलाउड एज नो फ्रेश लाइबिलिटी वर इनकर्ड बाय द प्रॉमिस। अगर कोई बोलता ना कि नया मुझे एक अगर पहले वो अमाउंट का प्रॉमिस लेता और उस अमाउंट के प्रॉमिस के उस कंसिडरेशन में वो एक कॉन्ट्रैक्ट किसी एंटर करता कि टेम्पल रीबिल्ड करना है या जो भी रिपेयर करना है, वो उसके बाद होता तो ले सकता था। ऑलरेडी क्योंकि टेम्पल का रिपेयर चल रहा था और फिर ज़्यादा पैसे चाहिए थे तो उन्होंने लिया, इसलिए यहाँ पे वो नहीं रिकवर हो पाया। ठीक है, ये आपका पहला केस था कि एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर वो होना चाहिए कंसिडरेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिजी टू एनी अदर पर्सन। इसका ये मतलब है कि जो कंसिडरेशन जो दे रहा होता है, वो देने का लाइबिलिटी कैन शिफ्ट फ्रॉम द प्रोमिसर, फ्रॉम द प्रोमिसी टू एनी अदर पर्सन, यानी कि और कोई भी उसकी तरफ से कंसिडरेशन पे कर सकता है। क्या लिखा है देखो, अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड ही इज़ पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है कि देखो मान के चलो कि ए बी और सी ये तीन जो लोग हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। ए ने बी को 5,000 रुपये दिए, लेकिन क्यों दिए, क्योंकि ए चाहता था कि बी उन 5,000 रुपये लेके सी के लिए कुछ कपड़े खरीदे, उस इंटेंशन से उसने 5,000 उसे दे दिए। अब यहाँ पे किसने किसको पैसे दिए हैं, ए ने बी को 5,000 दिए, तो कंसिडरेशन तो सिर्फ ए और बी के बीच में है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो कंसिडरेशन है उससे सी क्या है, एक तरह से स्ट्रेंजर है, लेकिन ऑल्दो वो एक स्ट्रेंजर है, सी कैन सू ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई केस ऐसा आ जाता है जहाँ पे उसको केस करना पड़े, सी केस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि सी का वो हक है कि वो बी से वो 5,000 के कपड़े जो भी उसने दिलवाने थे वो दिलवाए, ये इंश्योर करे, क्योंकि ए ने उसी वजह से उसे 5,000 दिए थे।
यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है चिन्नैया वर्सेस रमैया का। ठीक, चिन्नैया वर्सेस रमैया का एक केस आता है, यहाँ पे देखना क्या है ये। तो इस केस में क्या होता है कि एक ओल्ड लेडी होती है, वो अपनी डॉटर को कुछ एक रजिस्टर्ड डीड के थ्रू एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करती है। लेकिन वो इस चीज़ के बदले में गिफ्ट करती है कि जो पैसे उसके भाई को, उस ओल्ड लेडी के भाई को वो देती थी, अब वो एनुअल पेमेंट 653 रुपीज़ की उसकी डॉटर देगी अब से। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब वो डॉटर अपने मामा को वो पैसे देगी, जो भी वो डीड का वो है उसका उसने बेसिकली एग्रीमेंट कर लिया। लेकिन उसके बाद वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया उस डॉटर ने, तो जो उसका मामा था उसने उस डॉटर पे केस कर दिया। एंड ये रिज़ल्ट निकला कि वो उसका केस करना वैलिड है, क्योंकि वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल है वो सी कर सकते हैं इन्फोर्स, क्योंकि वो एक पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट था। तो वो जो सी है, ऑल्दो कंसिडरेशन के लिए स्ट्रेंजर था, क्योंकि जैसे ए ने बी को, मैंने यहाँ पे बोला क्या, एक प्रॉपर्टी दी, तो ये कंसिडरेशन थी। कंसिडरेशन में सी कहीं पे भी नहीं था, लेकिन सी वॉज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, इस वजह से इट वॉज इम्पोसिबल बाय सी। तो यहाँ पे ऑल्दो ही वॉज अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, ही वॉज एंटाइटल्ड टू मेंटेन हिज सूट। मे बी नोटेड दैट कंसिडरेशन हैड मूव्ड फ्रॉम ओल्ड लेडी एंड नॉट फ्रॉम हर ब्रदर। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब आप कंसिडरेशन कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑलरेडी पेड हो सकता है वो ऑलरेडी पेड हो सकता है वो इन द प्रोसेस ऑफ पेमेंट हो सकता है वो फ्यूचर में पे करे। ठीक है, यहाँ पे कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में हो सकती है, क्योंकि जो आपने डेफिनेशन लिखी थी उसमें भी मैंने बताया था, हैज़ बीन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, promises टू डू और टू abstain फ्रॉम डूइंग, फ्यूचर वाला। ठीक है, तो यानी ये वाला क्या हो गया, पास्ट हो गया, ये वाला क्या हो गया, फ्यूचर हो गया, एंड ये वाला क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों की जो वर्डिंग्स थी वो क्यों लिखी थी डेफिनेशन में, वो इसीलिए लिखी थी क्योंकि कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में हो सकता है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पे पास्ट का क्या मतलब है, क्योंकि एग्रीमेंट तो आप फ्यूचर के लिए बनाते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट तो आने वाले टाइम के लिए होता है, तो पास्ट कंसिडरेशन कैसे होती है। तो ये एक चीज़ समझो, पास्ट कंसिडरेशन का मतलब जब वो प्रॉमिस नहीं हुआ था उससे पहले ही बिना किसी प्रॉमिस के किसी ने कोई काम कर दिया, वो पास्ट कंसिडरेशन है। यानी कि समथिंग डन और नॉट डन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर बिफोर मेकिंग द एग्रीमेंट, यानी कि प्रोमिसर के डिज़ायर पे ही हुआ है लेकिन एग्रीमेंट बनने से पहले हुआ है। ठीक है, when a promise is made by one person in favor of another for something done by the latter in past or something abstained from being done in the past, then the consideration is said to be past consideration। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देखो क्या है कि एक बंदा ले लो, उसका वेयर हाउस जो है उस पर आग लगी, तो बी जो था जिसको वो काम दिया था कि भाई तू ध्यान रखियो, वो वहाँ का एक तरह से गार्ड समझ लो, तो उस ए ने उसको रिक्वेस्ट करा उस बंदे को कि भाई मेरी मदद कर ये आग बुझाने में, तो बी ने उसे हेल्प कर दी। अब इसके बाद ए ने उसे प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को 100 रुपये दूंगा क्योंकि तूने मेरी मदद की। अब यहाँ पे जो 100 रुपये दी है वो क्यों दी है, क्योंकि उसने एक सर्विस दी थी, है ना, आग बुझाने के लिए। अब वो सर्विस आने वाले फ्यूचर में थोड़ी थी, वो तो पास्ट में हो चुकी है। तो जो चीज़ हो चुकी है एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर ही हुई थी, लेकिन उस टाइम एग्रीमेंट नहीं बना था, क्योंकि तब तो फायर लगी थी, तब थोड़ी वो एग्रीमेंट बनाते कि हाँ तू फायर बुझा मैं तेरे को 100 रुपये दूंगा, एग्रीमेंट बनाते हैं। तब तो फटाफट आग लगी थी तो वो उसने हेल्प कर दी, तो इसमें ये हो गया कि एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर ही हुआ लेकिन बिफोर द एग्रीमेंट वॉज मेड हुआ। ठीक है, दिस वॉज पास्ट कंसिडरेशन। ठीक है, इंग्लिश लॉ के हिसाब से पास्ट कंसिडरेशन इज़ नो कंसिडरेशन एट ऑल, लेकिन इंडिया में past consideration is sufficient to support a promise and this is clear from the language of this section 2D। वही जो मैंने बताया कि वो पास्ट की भी बात करता है, प्रेजेंट की भी करता है, फ्यूचर की भी करता है, तो अगर पास्ट अलाउड ना होता तो वो फिर थोड़ी वो वर्डिंग डालता अपनी डेफिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पास्ट कंसिडरेशन हो गया, इसके बाद है प्रेजेंट और एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन प्रॉमिस के साथ जब चल रही होती है, यानी कि पास्ट नहीं है फ्यूचर भी नहीं है, प्रॉमिस के साथ चल रहे हैं। यानी कि जैसे रेलवे टिकट्स आप बुक करते हो, उसके लिए पेमेंट करते हो, वो पेमेंट आपने पहले तो नहीं की एग्रीमेंट से, एग्रीमेंट के बाद भी नहीं करोगे, जब एग्रीमेंट बन रहा है उसी टाइम करनी होगी ना। ये तो नहीं है कि आप बोलोगे कि नहीं मेरे को टिकट पहले बुक कर दो, मैं बाद में जब ट्रेन लेने आऊँगा तब आपको पेमेंट करूँगा, ऐसे तो नहीं होता। पैसे दोगे तभी टिकट बनेगी, राइट। तो इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एग्रीमेंट
आपको कंसिडरेशन देनी पड़ती है। तो यानी कि लाइबिलिटी इज़ आउटस्टैंडिंग ऑन वन साइड ओनली, क्योंकि अगेन आपने तो पैसे दे दिए, अब लाइबिलिटी उसकी लाइबिलिटी एक तरफ की ही रहेगी, क्योंकि क्योंकि इस चीज़ को समझो कि अब सिर्फ रेलवे अथॉरिटी मान लो ट्रेन ही ना चलाए तो आप कुछ कर सकते हो, नहीं यहाँ ऐसा होता नहीं है। बट एग्जाम्पल आप कोई और चीज़ का ले लो कि जैसे आपने कोई बिग बास्केट से कोई ऑर्डर मंगाया है ऑनलाइन, अब वो ऑनलाइन ऑर्डर आपने मंगाया, आपने उसकी पेमेंट पहले कर दी है ना, ऑनलाइन पेमेंट पहले कर दी। तो एग्रीमेंट जब बन रहा था कि आप मुझे वो सामान दोगे मैं आपको पैसे दूंगा, तो पैसे तो आपने दे दिए, सामान तो अभी आपके हाथ में है नहीं, सामान तो आएगा। तो ये लाइबिलिटी एक तरफ की रहेगी ना सिर्फ, सामान देने की, और पैसे उसने पहले ही ले लिए। तो यहाँ पे ऐसा होता है कई बार कि एक तरफ की लाइबिलिटी रह जाती है, दूसरी तरफ की नहीं रहती, क्योंकि आप प्री पेमेंट जैसे आपने कर दी इस केस में, तो वहाँ पे होता है। ठीक है, इन केस ऑफ प्रेजेंट कंसिडरेशन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोविजन ऑफ कंसिडरेशन बाय वन ऑफ द पार्टीज टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, लाइन क्या लिखी है, if the consideration is executed on both sides, it is case of executed contract and not of present consideration. Present consideration के केस में liability एक तरफ की ही रह जाती है, और ये चीज़ भी ध्यान रखो कि एक जगह की लाइबिलिटी है और कंसिडरेशन भी एक ने पे किया है, दूसरे ने अपना कंसिडरेशन नहीं दिया। जैसे कि मैंने रेलवे टिकट का एग्जांपल दिया, ट्रेन अभी नहीं चली, या मान लो बिग बास्केट का एग्जांपल दिया, इसमें क्या था कि आपने पेमेंट कर दी है, उसने अभी आपको अपनी सामान ला के ग्रॉसरीज ला के नहीं दिया है, तो ये प्रेजेंट कंसिडरेशन का केस है। अगर उसने भी आपको दे ही दिया सामान ला के, आपने भी पैसा दे ही दिया, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ही हो चुका ना, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। अगर कंसिडरेशन दोनों तरफ ने दे दी, अगर एक ने दिया दूसरे ने दिए, तब जाके ये प्रेजेंट कंसिडरेशन होती है। ठीक है, देखो, ए सेल्स एंड डिलीवर्स अ बैग ऑफ राइस ऑफ 50 kg टू बी ऑन अपॉन द लैटर्स प्रॉमिस टू पे 1000 नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे ए का कंसिडरेशन फॉर बीज प्रॉमिस इज प्रेजेंट और एग्जीक्यूटेड। ए ने बी को लाके दे दिया राइस, बी ने नहीं दिया, यानी कि बी ने पैसे नहीं दिया। ए ने बी को कंसिडरेशन दे दी 50 kg राइस के फॉर्म में, बी ने ए को कंसिडरेशन नहीं दी इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ 1000। तो एक तरफ से हुआ है, दूसरी तरफ से नहीं हुआ है, तो ये कौन सा केस हुआ, प्रेजेंट कंसिडरेशन का। ठीक है, पास्ट कंसिडरेशन हमने किया, प्रेजेंट किया, अब एक फ्यूचर भी देख लो। फ्यूचर कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जब दोनों पार्टीज ही बोलते हैं कि हम फ्यूचर में कुछ करेंगे, समझ रहे हो, कि both the parties have promised of doing something or not doing something in future date, मतलब कि promise of one is the consideration of promise for the other and consideration on both moves at a future date, यानी कि एग्जीक्यूटरी या फ्यूचर इसको बोलते हैं, एग्जीक्यूटरी या फ्यूचर कंसिडरेशन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो, ए ने बी को बोला मैं 50 kg राइस तुझे दूंगा एक हफ्ते के बाद 2000 रुपये के बदले, और बी ने बोला ठीक है फिर मैं भी 2000 रुपये तभी दूंगा जब तू मुझे 50 kg राइस देगा एक उसी टाइम के बाद। मतलब अभी अभी फ़िलहाल के लिए ना ए ने अपना कोई कंसिडरेशन दिया राइस की फॉर्म में, ना बी ने कोई कंसिडरेशन दिया पैसे के फॉर्म में, दोनों कंसिडरेशन फ्यूचर में होंगी। तो जब दोनों कंसिडरेशन फ्यूचर में हो रही है तो फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है, यानी कंसिडरेशन इज आउटस्टैंडिंग ऑन बोथ द साइड्स। प्रेजेंट कंसिडरेशन में इट इज़ आउटस्टैंडिंग ऑन वन साइड, फ्यूचर में ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे केस देखो कौन सा आता है, अपटन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पॉवेल, ये केस है। इस एक वहाँ पे अपटन फायर ब्रिगेड करके सर्विस होती है, जो कि एक लिमिटेड एरिया के अंदर फ्री सर्विस देता है। फायर वाली सर्विस जो है वो फायर ब्रिगेड वाली सर्विस फ्री देता है, लेकिन एक एरिया के अंडर। अब जिस फर्म में वो आग लगी थी वो उस एरिया में नहीं आता था, लेकिन जिसकी फर्म में आग लगी थी उसको ये बात नहीं पता थी, उसे लगा कि ये फ्री सर्विस वाला ही मेरा वो है तो मेरे को फ्री में ही मिलेगी सर्विस। तो उसने जो है उनको बुलाया, फायर ब्रिगेड से वो आग जो है बुझवाई, लेकिन जब पैसे मांगने की बारी है तो उसने बोला मुझे तो लगा फ्री है, उसने बोला नहीं है फ्री। तो केस जो है कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे एक फ्यूचर कंसिडरेशन का हम इसको केस मान के चलेंगे, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि उसने आग लगी, उसने उसको कॉल करके बुलाया कि यहाँ आग लगी है, वो बुझाने के लिए आया, तो बेसिकली वो अपनी सर्विसेज के लिए उसने उसे बुलाया और वो आ गए सर्विसेज देने। तो एंड यहाँ पे एक इम्प्लाइड प्रॉमिस था कि ठीक है तू मेरी ये फायर जो बुझा रहा है, मेरा एक ऑब्वियस प्रॉमिस है कि ठीक है तू ये बुझाएगा तो पहले बुझा दे फिर मैं पैसे दूंगा। इट्स अ इम्प्लाइड प्रॉमिस, जो ऑब्वियसली फायर ब्रिगेड ने भी यही सोचा होगा, बट वो नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो ऑब्वियसली उस एरिया में तो था नहीं फ्री सर्विस के, तो यहाँ पे उसको पेमेंट करनी पड़ी थी फिर उस फायर सर्विसेज की।
ठीक है, तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया कि जो कंसिडरेशन है वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। इसके बाद